हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अमर सिंह का निधन हो चुका है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। मौत से 3 घंटे पहले ट्वीट में अमर सिंह ने लोकमान्य तिलक को दी थी श्रद्धांजलि। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रचंड का फिर होली पर निशाना, बोले पार्टी की एकता के नाम पर गलत कार्य बर्दाश्त नहीं होगा। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही उपराज्यपाल ने पलटा होटल और वीकली मार्केट खोलने का फैसला। मनीष सिसोदिया ने लिखा अमित शाह को पत्र। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है उतार चढ़ाव। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पटना के डीएम को रवि हुए कोरोना संक्रमित, खुद को किया होम क्वारंटाइन। अगली खबर सबसे बड़ी आ रही है। अफगान बॉर्डर पर पहले फायरिंग करने से पाक का इनकार, बोला उकसावे का दिया जवाब। चिदम्बरम ने उठाया सवाल, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए खतरे कैसे हैं 61 साल की महबूबा मुफ्ती। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से वीडियो के अंदर एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, देश में इस समय 17 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के संक्रमण में पाए जा चुके हैं और पिछले 24 घंटों की बात करें तो 56,000 लोग इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। देश में जहां कोरोना वायरस तेजी से रफ्तार से बढ़ रहा है, तो वहीं चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अपनी अपनी राजनीति में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, देश में इस समय जहां पर स्थिति इस प्रकार है कि लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, लोगों के रोजगार जा चुके हैं। ऐसे हालातों में जी हाँ दोस्तों, कहीं पर किसी न किसी प्रकार का विवादित बयान आने को दिख रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश की राजनीति में हो, चाहे अब राजस्थान में राजनीति में देखने को आप सबको मिल रहा हो। तो चलते हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही। चिदम्बरम ने उठाया पब्लिक सिक्योरिटी के लिए खतरा कैसे है 61 साल की महबूबा मुफ्ती। पब्लिक सेफ्टी के एक्ट के तहत 3 महीने के लिए बढ़ाई गई महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी। पी चिदम्बरम ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पीएम का दुरुपयोग है। कांग्रेस के नेता चिदम्बरम ने कहा कि 61 साल की महबूबा मुफ्ती खतरा कैसे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाए जाने की आलोचना की। चिदम्बरम ने कहा कि आखिर 61 साल की महबूबा मुफ्ती पब्लिक सिक्योरिटी के लिए खतरा कैसे हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 से ही महबूबा मुफ्ती नजरबंद है और उनकी नजरबंदी 3 और महीने के लिए बढ़ा दी गई है। ट्विटर पर पी चिदम्बरम ने कहा कि मैंने अनुच्छेद 370 के निरस्त करने को चुनौती देने वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले वकीलों में से भी एक हूं। अगर मैं अनुच्छेद 370 के खिलाफ बोलूं जैसा कि मुझे करना चाहिए, क्या यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है? हमें सामूहिक रूप से अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और महबूबा मुफ्ती को रिहा करने की मांग करनी चाहिए। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही। शाहिद अफरीदी बोले अपने विचार रखने से पीछे नहीं हटता, चाहे वो भारत पर ही क्यों ना हो। हाँ दोस्तों, हम बात करें अपने बड़े बोलेपन के कारण कई बार सुर्खियों में आ चुके पूर्व पाकिस्तान कप्तान शाहिद अफरीदी। अफरीदी ने कहा कि वो अपने विचार रखने से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। कुछ समय पहले पीओके में गए थे और उन्होंने भारतीय फौज और पीएम मोदी को लेकर बयान दिया था। करियर में शाहिद अफरीदी ने खेले 27 टेस्ट, 398 वनडे और 99 टी20 इंटरनेशनल मैच। पाकिस्तान के कप्तान, जी हाँ दोस्तों, पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी अक्सर भारत और कश्मीर पर बेबुनियादी बयान देते नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपने विचार रखने से पीछे नहीं हटते। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है। अफगान बॉर्डर पर पहले फायरिंग करने से पाक का इनकार, बोला उकसावे का जवाब दिया। पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर पहले से ही गोली चलाने से किया इनकार, तनाव जारी है। अफगानिस्तान ने अपनी सेना और एयरफोर्स को किया हाई अलर्ट, सीमा पर तनाव बढ़ चुका है। ईद के चलते बॉर्डर पार करना चाहते थे अफगानिस्तानी नागरिक, पाकिस्तान ने की कार्रवाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हुई घातक गोलीबारी के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। अफगानिस्तान ने भी बॉर्डर से सटे इलाके में सेना को सतर्क कर दिया। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि उनके सैनिकों ने पहले गोलीबारी की शुरुआत नहीं की थी। पाक बोला कि उकसावे की जो है राजनीति थी, जिसकी वजह से उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सीनेटर सिबिला फराज ने कहा कि कुछ लोगों ने चयन सीमा को जबरन पार करने की कोशिश की थी। उसी समय अफगान की ओर से गोलियां चलाई गई थी। गुरुवार को यह घटना तब हुई जब कोविड-19 महामारी की वजह से पैदल चलकर सीमा पार करने और प्रतिबंधों में के विरोध में एक अनियंत्रित भीड़ ने चयन सीमा पर फ्रंटियर फोर्ट कार्यालय और एक क्वारंटीन सेंटर पर हमला कर दिया था। तो चलते हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, चीन को लेकर भारत एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल भारत ने उसके 59 ऐपों को पूरी तरह से बैन कर दिया है भारत में। साथ ही तमाम कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म कर दिया गया है बाइकआउट चाइना के तहत। अब उसके चाइना के मोबाइल फोन को भी एक बार भारत में जी हाँ दोस्तों बंद करने की कगार पे आ चुका है। बहुत ही जल्दी जी हाँ दोस्तों, चाइना के जितने भी मोबाइल फोन इंडिया के मार्केट यानी कि भारतीय बाजार में बिक रहे उन तमाम चीजों पर पाबंदी लग जाएगी। चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर सिंह के निधन पर जताया दुख, जानिए बीजेपी के कट्टर विरोधी से वह कैसे बने नमो के मुरीद। जी हां दोस्तों, हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्विटर करके कहा कि एक ऊर्जावान पब्लिक फिगर थे, वह अलग अलग क्षेत्र के लोगों से अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते थे। अमर सिंह का शनिवार को 64 साल की उम्र में सिंगापुर में निधन हो गया। वह काफी लंबी समय से बीमार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर सिंह के निधन पर जताया दुख, कहा वह एक ऊर्जावान व्यक्ति थे। अमर
अमर सिंह बीजेपी के कट्टर विरोधियों में गिने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो चुके थे। 2016 में वो बीजेपी की मदद से ही उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में पहुंचे थे। अमर सिंह शनिवार को सिंगापुर में 64 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पीएम मोदी ने यूं तो अमर सिंह को श्रद्धांजलि अमर सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो उनकी अब कमी को कोई और नहीं पूरी कर सकता। तो चलते हम अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत में बने वेंटिलेटर्स के निर्यात को मंजूरी दे दी है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अभी कोरोना मृत्यु दर 2.15% है। 31 जुलाई को सिर्फ 0.22% कोरोना के सक्रिय मामले ही वेंटिलेटर पे थे। भारत में वेंटिलेटर बनाने की संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी हो चुकी है। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत में बने वेंटिलेटर्स के निर्यात को मंजूरी दे दी है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि भारत में ज्यादातर कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत ही कम है, सिर्फ 2.1% है, जिससे लगातार कम स्तर पर रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वेंटिलेटर के निर्यात की इजाजत देने के बाद अब विदेशों में ये वेंटिलेटर नए बाजार खोजने की स्थिति में होंगे। वह भी बोले कि भारत में वेंटिलेटर बनाने की संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी हो चुकी है। जनवरी की तुलना में वेंटिलेटर के 20% अधिक घरेलू निर्माता बन चुके हैं। अगली खबर आ रही नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ से। जी हां दोस्तों, प्रचंड का फिर से ओली पर निशाना, बोले पार्टी की एकता के नाम पर गलत कार्य बर्दाश्त नहीं होगा। नेपाल में जारी सियासत गतिविरोध बढ़ा और प्रचंड ने साधा ओली पर निशाना। प्रचंड ने कहा कि पार्टी की एकता के नाम पर गलत इरादों और विचारों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों नेताओं ने सहमति के आसार नहीं है। प्रचंड अब भी ओली की मांग कर इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, भारत के खिलाफ लगातार तीखा प्रकरण को कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, हमेशा कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ वो बोलते रहते हैं। इसी बीच लेके उनके खुद के ही देश में उनके खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि राम के जन्मभूमि यानी कि जो अयोध्या है वो भी नेपाल में थी। जी हां दोस्तों, इन तमाम चीजों को लेकर वो विवाद में बयान दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नक्शों में भी, जी हां दोस्तों, फेरबदल करते हुए कहा कि कुछ हिस्से वो नेपाल में आते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री कई बार, जी हां दोस्तों, आलोचना हो चुकी है, लेकिन वो अपने बयानबाजों से लगातार बाजी नहीं आ रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, उपराज्यपाल ने पलटा होटल और वीकली मार्केट खोलने का फैसला। तो मनीष सिसोदिया ने लिख दिया अमित शाह को पत्र। राजधानी दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार को खोलने के लिए मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह को पत्र लिखा। उन्होंने इसमें आरोप लगाया कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिल्ली के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। सिसोदिया ने शनिवार को पत्र में लिखा, सीएम अरविंद केजरीवाल ने जब होटल और साप्ताहिक बाजार को खोलने का फैसला किया तो आपने यानी अमित शाह राज्यपाल महोदय के जरिए उसे पलटवा दिया। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली इस समय कोरोना के मामलों की संख्या के आधार पर देश में 11वें स्थान पर है और पिछले एक महीने में स्थिति काफी नियंत्रण में है। उन्होंने लिखा कि ऐसे में साप्ताहिक बाजार खुले हैं, तब दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार बंद रखकर केंद्र सरकार क्या हासिल करना चाह रही है। जिस राज्य ने कोरोना को नियंत्रण बेहतर काम किया, उसे अपने कारोबार बंद रखने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, इस प्रकार की चीजें आप सभी लोग देख रहे होंगे कि इस प्रकार कोरोना वायरस के समय भी लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। जी हां दोस्तों, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, तमाम जगहों पे जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार हमेशा राज्य सरकारों के साथ कुछ ना कुछ गलत व्यवहार जरूर कर रही है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किस प्रकार कोरोना को संक्रमित कर दिया। जी हां दोस्तों, संक्रमण को फैलने से रोक लिया, उसके बावजूद वहां पे होटल खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। वहीं अगर महाराष्ट्र में बात करें तो यहां पे श्री उद्धव ठाकरे ने काफी हद तक जी हां दोस्तों कंट्रोल किया और बहुत ही तेजी के साथ कोविड-19 टेस्ट के जरिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे काफी अच्छी जो है स्थिति है। बात करें यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी यानी मुंबई में मात्र 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के संक्रमित हैं और ऐसे समय में जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के सफल प्रयासों की वजह से ही झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले तमाम लोग सुरक्षित हैं। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही रेल मंत्रालय की तरफ से। 12 अगस्त के बाद सभी रेल जी हाँ दोस्तों सेवा शुरू होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के 31 अगस्त तक बढ़ जाने की वजह से सभी चीजों पर अटकलों पर जो है अभी भी संदेह बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था कि देश भर में सभी रेल सेवाएं 12 अगस्त के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन ये उस स्थिति में था जब देश भर में जी हाँ दोस्तों कोरोना का संक्रमण धीरा हो रहना चाहिए था और दूसरी तरफ लॉकडाउन खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि अब लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त के लिए बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से अब 12 अगस्त को सभी ट्रेनें शुरू नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से आप सभी लोग जी हाँ दोस्तों इस फेस्टिवल यानी कि इस त्योहार के समय में एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते
सकते हैं। तो अगर आपको भी जानना है विस्तार से अपने राज्य में या फिर अपने शहर में कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और हफ्ते में कितने दिन चलाई जाती हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि आपके राज्य या आपके शहर में कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो स्मार्ट नूरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।